हेलो एवरीवन। हेलो हेलो हेलो। तो आ गया हूँ मैं एलएलपी का वन शॉट लेकर आपके लिए सीए फाउंडेशन जनवरी अटेम्प्ट के लिए। बता दूं एलएलपी आता है 6 नंबर का। और अगर आपने मेरी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया कि कितने बैकलॉग होने के बाद भी 1.5 मंथ 1 मंथ में मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी सीए फाउंडेशन के लिए और मैंने कैसे क्लियर किया, 60+ मार्क्स लाए मैंने अकाउंट्स लाओ इकोनॉमिक्स में। वो सारी स्ट्रेटेजी मैंने उस वीडियो में बताई है। तो इस वीडियो को देखने के बाद वो देख लेना। अगर तुम्हारे बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा हैं, आराम से इजी वे में मैंने समझाया है कि कैसे 1 महीना अभी भी टाइम है, कंप्लीट हो सकता है, पास कर सकते हो। तो उसमें से हमारी सीरीज का जो पहला चैप्टर है वो एलएलपी एक्ट, वन ऑफ द स्कोरिंग चैप्टर है फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम। 6 नंबर का आता है। और मैं बता दूं ये स्टडी मटेरियल है खुला हुआ, लेकिन मैं तुम्हें अपने नोट से पढ़ाऊंगा। मैंने एक कंसाइज वे में नोट्स बनाया है जो मैं अपने समय मतलब अपने टाइम पे यूज करता था और उस नोट से मैंने एग्जाम में लिखे थे। मॉड्यूल की लैंग्वेज है वो नोट्स, अगर तुम पूरा पढ़ लोगे और जाकर एग्जाम में लिख कर आओगे तो तुम्हें कोई दिक्कत होगी नहीं। इजली यू कैन क्लियर द सीए फाउंडेशन एग्जाम। एलएलपी का आया है। बाकी मैं और भी इस तरह सीरीज में वीडियो लाऊंगा। आ, ये 6 नंबर का। इसके बाद आई थिंक सो मैं कंपनी में जाऊंगा क्योंकि वो 21 नंबर का आता है, 21 नंबर का। स्टार्ट करते हैं एलएलपी एक्ट से। टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। सबसे पहले देखो, अगर मॉड्यूल में, पहले मैं अपने नोट्स दिखा देता हूँ। और हाँ, ये नोट्स मैंने पहले अपने नोट्स दिखा देता हूँ। 1 मिनट। ये देखो, ये मेरे नोट्स एलएलपी एक्ट्स के जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आपको स्क्रीन दिख रही होगी, शायद आई थिंक सो आपको स्क्रीन दिख रही है। तो ये एलएलपी एक्ट चैप्टर पे यहाँ ध्यान मत दो, ये चैप्टर पे ध्यान नहीं दो। सीए फाउंडेशन में चैप्टर आई थिंक सो ये दूसरा है। यहाँ ये सीए इंटर और सीएस एग्जीक्यूटिव का ये सीए चैप्टर 3 है। आई एम ऑल्सो परस्यूइंग सीएस एग्जीक्यूटिव, तो वहाँ पे ये चैप्टर 3 है। तो मैंने जो सीए फाउंडेशन के नोट्स बनाए हैं उसके आगे ही सीएस के कंटिन्यू किए हैं। इसमें कौन से, इसमें सिर्फ सीए वाले हैं, तो तुम्हें सिर्फ यही पढ़ने हैं और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है। तो एलएलपी एक्ट 2008। तो कोई भी एक्ट आता है तो पहले हम लोग उसके पीछे के बिहाइंड के मोटिव जानते हैं कि आखिर वो एक्ट आया क्यों, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड। तो सबसे पहले अगर हम लोग जाने कि ये एक्ट आया क्यों, तो देखो, इंडिया में पहले दो फॉर्म बिजनेस हुआ करती थी। पहला पहला एक कंपनी, उस टाइम पे मतलब फॉर्म ऑफ बिजनेस तो बहुत होती थी। उस टाइम पे जो था, उस समय सबसे पहले हुआ करता था एक कंपनी और एक पार्टनरशिप। मेनली ये दो फॉर्म ऑफ बिजनेस थे इंडिया में। अब ये दो फॉर्म ऑफ बिजनेस जो थे, कंपनी में क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा लीगल कंप्लायंस हो रहे थे और पार्टनरशिप में रिस्क फैक्टर ज्यादा था। तो सरकार ने क्या सोचा कि भाई यहाँ तो रिस्क फैक्टर ज्यादा है, इसमें लीगल कंप्लायंस ज्यादा है, तो लोग बिजनेस करे तो करे कैसे। तब सरकार ने एक कमिटी बनाई और उस कमिटी को बोला कि भाई एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस लाओ, एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस को जनरेट करो, ओरिजिनेट करो। तो उसने क्या बनाया, एलएलपी बनाया। क्या बनाया, एलएलपी 2008। उसने एलएलपी बनाया कि भाई देखो ये न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस है। एलएलपी में इन्होंने किया क्या, इन्होंने कंपनी के कुछ फीचर्स लिए और इन्होंने कुछ पार्टनरशिप के फीचर लिए। दोनों के फीचर्स ले लिए इन्होंने, कंपनी के भी लिए और कुछ पार्टनरशिप के लिए भी, पार्टनरशिप का भी लिया। तो ये क्यों आया, न्यू फॉर्म ऑफ डूइंग लीगल बिजनेस का जरूरत था इंडिया में, उसको फुलफिल करने के लिए एलएलपी एक्ट आया। कहां तक अप्लीकेबल है, होल ऑफ इंडिया तक अप्लीकेबल, मतलब पूरे इंडिया में अप्लीकेबल है। अब देखो ये आया कब, देखो कमिटी बनी 2007 में, याद रखना। और बिल जब पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी से पास हुआ, वो डेट था 12 दिसंबर 2008। और फिर जनवरी 2009 में प्रेसिडेंट साइन किया, प्रेसिडेंट ने साइन किया एंड उसको ऑफिशियल गजट में डाल दिया गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें कितने सेक्शन है, 81 सेक्शन है। चैप्टर कितने हैं, 14 चैप्टर्स एंड शेड्यूल 4 है। क्या ये सारे पढ़ने, बिल्कुल नहीं पढ़ने। इसमें आपको शेड्यूल 1 जो है वो बताता है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर।
पार्टनर का क्या राइट है, क्या ड्यूटी है, वो शेड्यूल 1 बताता है। शेड्यूल 2 बताता है प्रोसीड्यूर कि एक पार्टनरशिप एलएलपी में कैसे कन्वर्ट होगा। शेड्यूल 3 बताता है एक प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कैसे कन्वर्ट होगा, और शेड्यूल 4 बताता है कि एक अनलिस्टेड कंपनी कैसे कन्वर्ट होगा। देखो ये चीज देखकर एक चीज तो पता चल गया कि लिस्टेड कंपनी को अलाउड नहीं है, लिस्टेड कंपनी को कन्वर्ट होना अलाउड नहीं है एलएलपी में। अनलिस्टेड हो सकता है लेकिन लिस्टेड नहीं हो सकता। सॉरी। अब एलएलपी है क्या, व्हाट इज एन एलएलपी, डिफिनेशन है क्या। ये डिफिनेशन अगर मैंने एग्जाम में लिखा तो मार्क्स मिलेंगे, चौड़ में लिख के आओ, मैं बोलता हूँ चौड़ में, इसमें इसके नीचे मेरा नाम भी लिख देना, आयुष बाय AKG, भाई 10 नंबर एक्स्ट्रा दे देगा तेरे को। वैसा कुछ मत करना, जो डिफिनेशन है यहाँ जो लिखी है बस वही लिख के आना। बाद में ये लोग मेरे पे बोलेंगे कि भाई तूने तो बोला था लिख दे, मैंने लिखा, मेरे को मार्क्स नहीं मिला। तो एक एलएलपी क्या है, जो मैंने बोला वही है। वाह 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 वाह, जो मैंने बोला वही है एलएलपी। व्हाट इज एन एलएलपी, एलएलपी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ डूइंग अ लीगल बिजनेस, एक नया तरीका है बिजनेस करने का, जिसमें कुछ पार्टनरशिप के फीचर हैं, कुछ कंपनी के फीचर्स हैं। फिर ऑल्टरनेट बिजनेस कॉर्पोरेट वाइकिल, यानी एक बिजनेस करने का एक अल्टरनेट तरीका है, पार्टनरशिप और कंपनी के अलावा एक अल्टरनेट तरीका आया, जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी, यहाँ फोकस करो, लिमिटेड है, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। ये फीचर किससे लिया गया, ये फीचर कंपनी से लिया गया। अगर नोटिस करोगे एलएलपी इटसेल्फ शैल लायबल अप टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट, एलएलपी अपने एसेट के लिए, जैसे कंपनी है सेम वैसे ही, मैनेज इट्स इंटरनल रेगुलेशन बाय वे ऑफ एन एग्रीमेंट इंश्योरिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। ये देखो इस लाइन का मतलब क्या है, अपना जो इंटरनल कंपनी में जो इंटरनली मैनेज किया जाता है, मैनेजमेंट अलग होता है, शेयर होल्डर अलग होता है। पार्टनरशिप में पार्टनर ही मैनेज करते हैं। यहां इन्होंने क्या बोला, एग्रीमेंट की मदद से एलएलपी के जो पार्टनर्स होंगे वही एलएलपी को मैनेज करेंगे। यानी ये फीचर किससे लिया गया है, ये पार्टनरशिप से लिया गया है। हो गया ना, कंपनी और पार्टनरशिप का मिक्सचर, दोनों के अच्छे अच्छे फीचर्स लिए गए। अब यहाँ पर मैंने, अगर आप नोटिस करोगे, मैं रफ कर देता हूँ, मैंने कुछ अंडरलाइंस किए, ये कीवर्ड्स हैं। एग्जाम में अगर तुम इन कीवर्ड्स के रिलेटेड भी लिखोगे तो तुम्हारा आंसर सही होगा। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो तुम्हें एग्जाम में अपने क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट करने हैं। सॉरी। फीचर्स की बात करें तो देखो वही फीचर्स है, हाइब्रिड फॉर्म है। क्या है, हाइब्रिड फॉर्म है कंपनी का, कंपनी और फर्म का, दोनों के अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, ऐसे समझ लो। फिर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, कंपनी से लिया गया है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन पार्टनरशिप से लिया गया है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कंपनी जैसा, लिमिटेड लायबिलिटी है कंपनी जैसा। फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है उस पर कोई लिमिट नहीं, कितना भी पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कर सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट है, ये आगे बताता हूँ मैं, एक मिनट। और एफडीआई अलाउड है, ये उतना कुछ है खास नहीं, बस अगर फीचर्स लिखने आए तो सीधा कंपनी वाले फीचर्स लिख दो, पार्टनरशिप वाले फीचर्स लिख दो। कंपनी वाले फीचर्स किसे, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, एंड लिमिटेड लायबिलिटी है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट से चलता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन है, बस। अब देखो मॉड्यूल में बहुत सारे डिफिनेशन दिए हैं, लेकिन वो सारे इंपॉर्टेंट हैं ऐसा नहीं है। लेकिन देखो अब आईसीआई क्या कर रहा है, जैसे सितंबर वाले अटेम्प्ट में आया था, उससे बहुत अंदर अंदर से क्वेश्चन पूछा था, जो कि एकदम अनटच पार्ट है, जिसको कभी लोग ने ध्यान ही नहीं दिया, बोला है यार ये तो फालतू है, ऐसा वाले से क्वेश्चन उन्होंने पूछा, जैसे कि सेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो हो सकता है एलएलपी के जो डिफिनेशंस लिखे हैं उनमें से कोई डिफिनेशन दे दे, बिजनेस का डिफिनेशन है, छोटे मोटे डिफिनेशंस हैं, वो तुम्हें करना क्या है, वो मॉड्यूल से ही तुम्हें रीडिंग मारना होगा। उसमें कोई शॉर्टकट ट्री वगैरह नहीं, और इजी है, समझ में आ जाएगा। एक बार एग्जाम जाने से पहले मॉड्यूल बस रीड कर लेना। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है वो 3 या 4 हैं, जो कि मैं अपने नोट्स में ऑलरेडी लिख चुका हूँ, वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। उसके अलावा जो भी डिफिनेशन है वो तुम्हें सिर्फ मॉड्यूल से एक बार रीडिंग मार लेनी है। सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट यानी एक कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर है और इंडिया के बाहर भी रजिस्टर है, ऐसा नहीं है। सपोज करो टाटा कहाँ रजिस्टर है, इंडिया में, एप्पल कहाँ रजिस्टर है, अमेरिका में, तो बॉडी कॉर्पोरेट में टाटा भी आएगा और एप्पल भी आएगा।
दोनों इंक्लूड होगा। यानी बॉडी कॉर्पोरेट एक ऐसा कंपनी है, मतलब कोई भी कंपनी चाहे इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हो, इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो, फर्क नहीं पड़ता है, वो सब इसके अंदर कवर होगा। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर ये इंपॉर्टेंट है, समझ लो। मान लो फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2025 तक होता है। यानी अप्रैल में 2024 में स्टार्ट हुआ, वो चला कब तक? 31 मार्च 2025 तक चला। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब मान लो कोई एलएलपी 30 सितंबर के बाद, 38 सितंबर के बाद अगर इनकॉर्पोरेट होता है तो उसका फाइनेंशियल ईयर 25 में ना खत्म होकर 26 में खत्म होगा, यानी उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। यहां तक समझ आया फाइनेंशियल ईयर। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एक एलएलपी 30 सितंबर के बाद फॉर्म हुआ तो उसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर। उस ईयर जाकर खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर जाकर खत्म होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने उसको लिख दिया है, आराम से पढ़ लेना। स्मॉल एलएलपी क्या है? टू सबसेक्शन 1 क्लॉज टी ए के अंदर डिफाइन है। एक स्मॉल एलएलपी क्या है? जिसमें पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन 25 लाख तक है। मान लो एक एलएलपी है, सपोज करो मेरी एक एलएलपी है एकेजी एलएलपी। इसमें मान लो मैं और मेरा दोस्त है, उसने मिलकर कंट्रीब्यूट किया 10 लाख, और टर्नओवर हमारा जो पिछले साल था वो मान लो है सपोज करो 15 लाख। तो क्या हमें स्मॉल एलएलपी बोला जाएगा? द आंसर इज यस। देखो, एक स्मॉल एलएलपी वैसी एलएलपी है जिसमें पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किया है 25 लाख से कम, 25 लाख या उससे कम, और टर्नओवर जो पिछले साल लास्ट प्रीसीडिंग ईयर वो 40 लाख से कम होना चाहिए, तो वो एलएलपी होगा। याद रखना एक चीज, यहाँ एंड है और नहीं, दोनों होना चाहिए, दोनों कंपलसरी है। उसके अलावा लिखा है इन फ्यूचर इसको बढ़ाकर 5 करोड़ तक किया जा सकता है और इसको बढ़ाकर 50 करोड़ तक किया जा सकता है। ये फ्यूचर वाली बात है, अभी याद रखना है 25-40। फॉरेन एलएलपी 2M में डिफाइन है। ये बोलता है एक एलएलपी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है उसको फॉरेन एलएलपी बोलते हैं, एज सिंपल एज दैट। भाई ज्यादा जोश में आ गया। अब आओ सेक्शन 3 बोलता है एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। ऑलरेडी तुमने बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ लिया, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है। सेक्शन 3 बस इतना ही बोलता है। सेक्शन 4 बोलता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कोई भी प्रोविजन एलएलपी पे नहीं लगेगा। ठीक है। सेक्शन 5 बताता है कि कौन पार्टनर हो सकते हैं एलएलपी में। तो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान या बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कोई कंपनी पार्टनर हो सकता है एलएलपी का? द आंसर इज यस, वो हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, लेकिन इन 3 को छोड़कर पार्टनर सब हो सकते हैं। 3 कौन कौन? अनसाउंड वन, पागल हो गया, फिरता रहूं दर बदर, पागल हो गया है कोई, दिमाग से पागल, किसी की गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई है और वो पगला आ गया। वो कौन था मूवी में? कबीर सिंह। उसके इंसॉल्वेंट हो गया, गरीब हो गया, दिवालिया निकल गया है उसका, और या फिर इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया और उसका कोर्ट में अभी पेंडिंग है। उसके अलावा क्या माइनर बन सकते हैं? माइनर भी बन नहीं सकते। ये मॉड्यूल में नहीं लिखा है इसलिए मैंने प्लस ऐड करके लिख दिया है। तुम एग्जाम में इसको मत लिखना है, ये नॉलेज पर्पस के लिए। मेनली एग्जाम में जो लिखा जाएगा ये 3 लिखा जाएगा। ठीक है। फिर सेक्शन 6 बताता है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। एक एलएलपी में कितने मिनिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर होने चाहिए? तो एक एलएलपी में 2। देखो मैंने अंडरलाइन भी किया एकदम इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जो कि की वर्ड्स जो कि एग्जाम में एग्जामिनर को चाहिए। अगर तुम ऐसे लिख कर जाओगे एग्जाम में ये की वर्ड्स के रिलेटेड, तो तुम्हें एलएलपी में अच्छे नंबर आएंगे। मैंने जो अटेम्प्ट दिया था उसमें एलएलपी का सेक्शन 17 से क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने 6 नंबर का आया था और मेरे को 5 मार्क्स मिले थे। फुल तो तुमको आईसीआई कभी नहीं देखा, तुम पूरा भी लिख दोगे तब भी नहीं देखा। चलो भाई छोड़ दे, लाओ मैं फुल मत, उतना भी नहीं करना है, लेकिन हाँ मिलते हैं 6 में से 5, 5.5 ऐसे मार्क्स मिलते हैं। हाउएवर उसके बाद देखो, ये पहला हो गया कि मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए? 2 पार्टनर, मिनिमम 2 होने चाहिए। अगर ये 2 से कभी भी कम हुए, मतलब कभी भी एलएलपी चल रहा है 2 पार्टनर है, सपोज करो
एक्स एंड वाई, ये दो पार्टनर हैं, इन्होंने मिलके एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट की। ठीक है, एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट की। अचानक से इसने ये एलएलपी छोड़ दिया, कुछ दिनों बाद ये एलएलपी छोड़ दिया, मर गया, पागल हो गया, कुछ भी हो गया। अब ये अकेला, ये जानते हुए भी कि इसने एलएलपी छोड़ दिया, ये एलएलपी अकेले चला रहा है, अकेले। लेकिन प्रोविजन क्या बोलता है कि मिनिमम 2 होने चाहिए, और ये क्या कर रहा है, ये अकेले एलएलपी चला रहा है। अगर अगर ये पार्टनर 6 महीने तक, ये पार्टनर 6 महीने तक नया पार्टनर नहीं खोज के ला पाया और अकेले ही एलएलपी चलाते रहा, तो 6 महीने के पीरियड जैसे ही खत्म होगा, इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दी जाएगी पीरियड के लिए। अनलिमिटेड यानी अब अनलिमिटेड लायबल होगा। पहले पार्टनर लिमिट, सॉरी अगर आवाज के लिए थोड़ा मैनेज कर लेना, थोड़ा तबीयत ठंडी आ गई है। तो वापस आते हैं, ये दो पार्टनर्स थे, इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया एक एलएलपी, एक मर गया, एक ने 6 महीने में नया पार्टनर नहीं ला पाया और एलएलपी अकेले चला रहा है, तो 6 महीने के बाद इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। बात खत्म। यही बात नीचे मैंने लिखी हुई है। ठीक है, यही बात मैंने नीचे लिखी हुई है। सेक्शन 7 पे आते हैं। सेक्शन 7 बात करता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। मैं बता देता हूँ, तुम लोग पूछोगे कि नोट्स कहाँ मिलेंगे, नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो भाई नोट्स थमो भाई, नीचे टेलीग्राम का लिंक मैं लगा दूंगा, वहाँ ग्रुप होगा CSCS लॉ इनसाइड, उसमें ज्वाइन कर लो। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं और वीडियो लाऊंगा तो फिर तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और भाई सपोर्ट करो भाई, एक लाइक करने में तुम्हारा क्या ही जाता। कमेंट भी कर देना कि कैसा, कुछ अगर मेरे में सुधार करने की जरूरत है, मतलब इम्प्रूवमेंट्स, क्योंकि भाई सीखने का कोई एज नहीं होता। सो सेक्शन 7 आते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। सेक्शन 7 बात करता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। देखो, कंपनी में जैसे डायरेक्टर होते हैं ना, वैसे यहाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं। हर एक एलएलपी को एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करना होगा। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हर एक कंपनी को, 2 पार्टनर भी और 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर भी। अब क्या 2 2 4 हो गए? नहीं, ये दोनों पार्टनर भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 + 2 4, मैथ यहाँ ऐसा कैलकुलेशन भी नहीं करना है भाई। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट हो सकते हैं। मान लो कोई एलएलपी में 2 पार्टनर है, क्या वही दोनों डीपी बन सकते हैं यानी डेजिग्नेटेड पार्टनर? आंसर इज आराम से बन सकते हैं। लेकिन कंडीशंस क्या है? पहला कंडीशन ये है कि वो इंडिविजुअल्स होने चाहिए, यानी दोनों इंसान, जिंदा इंसान होने चाहिए, सांस लेने वाले इंसान। ठीक है, वो होने चाहिए। और दूसरा कि दोनों में से कोई एक रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में। अब रेसिडेंट होने के लिए क्या कंडीशन है? रेसिडेंट होने के लिए कंडीशन ये है कि 120 दिन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में रहे होंगे। 120 दिन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रहना होगा, 120 दिन या उससे ज्यादा, तब वो बन जाएगा रेसिडेंट। और 2 में से एक रेसिडेंट होगा, एक नहीं भी है तो चलेगा, दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए। अब मान लो कोई एलएलपी, हमने पढ़ा सेक्शन 5 में जाके कि एक बॉडी कॉर्पोरेट भी एलएलपी का मेंबर बन सकता है। तो सपोज करो कि 2 बॉडी कॉर्पोरेट ने एलएलपी इनकॉर्पोरेट किया, तब उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? तब उस सिचुएशन में जो बॉडी कॉर्पोरेट के नॉमिनी हैं, उनको हम लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट कर सकते हैं। नहीं तो नया कोई इंडिविजुअल पार्टनर को अपॉइंट करो और उसको डीपी बना दो, एज सिंपल एज दैट। क्या डीपी मैक्सिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर पे कोई लिमिट है? द आंसर इज नो, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। ओहो भाई 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 भाई, थोड़ा जोश में आ जाता हूँ भाई। सेक्शन 11 इनकॉर्पोरेशन, और ये है एलएलपी एक्ट का सबसे बड़ा सेक्शन। सेक्शन 11 इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। जैसे मेमोरेंडम वगैरह होता है कंपनी का, वैसे इसका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या बोलता है? 2 या 2 से ज्यादा पर्सन लॉ लॉफुल बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब करेंगे। ये सिंपल वही बात बोलता है कि 2 आदमी कम से कम पार्टनर होने चाहिए। और वो पार्टनर बनेंगे कैसे? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब करके, यानी साइन करके। इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को फिर रजिस्ट्रार के पास भेजा जाएगा। ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ कुछ और भी जाएंगे। क्या जाएंगे देख लो। एक डिक्लेरेशन जाएगा, CA CS CM में एडवोकेट कोई भी दे सकता है, कोई भी एक, जो कि एलएलपी के फॉर्मेशन में इंगेज है, और कोई भी एक पर्सन जो कि सब्सक्राइब किया इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। यानी 2 डिक्लेरेशन होंगे, एक डिक्लेरेशन होगा CA CS CM के द्वारा या एडवोकेट के द्वारा, और एक डिक्लेरेशन होगा कोई भी एक पर्सन जो कि साइन किया है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट।
वो लिख कर देगा कि भाई जो भी रिक्वायरमेंट है इस एक्ट के वो कंपाइल्ड किए, यानी वो फुलफिल किए गए हैं। ठीक है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में रहता क्या क्या है, देखो एलएलपी का नाम होगा, एड्रेस होगा, उसका क्या बिजनेस है वो रहेगा, पार्टनर्स का नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा, बस सिंपल है। भाई अगर ये तुम नोट्स पढ़ लेते हो, तुम्हारी एलएलपी एक्ट पूरी इसमें है, अगर ये नोट्स पढ़ के तुम मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो और कुछ पीवाईक्यू कर लेते हो, भाई इजी है, बहुत है, इनफ। 6 मार्क्स तुम्हारे, 6 में से 4 to 5 मार्क्स तो तुम्हारे पॉकेट में आ गए। इफ द above स्टेटमेंट नोन टू बी फॉल्स शैल बी पनिशेबल, अगर तुमने ऊपर में कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दिया, एड्रेस गलत दे दिया या कुछ गलत इंफॉर्मेशन दिया, तब तुमको पनिशमेंट लगेगा 2 साल का जेल, 2 साल तक का जेल, यानी 2 साल से कम भी मिल सकता है, मैक्सिमम 2 साल तक का जेल, और फाइन लगेगा मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 5 लाख, यानी कि बाबा गड़बड़ नहीं करना है, अगर गड़बड़ किए तो भैया वाइप आउट हो जाओगे। फिर आता है सेक्शन 12, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। जैसे ही इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास पहुंचेगा, रजिस्ट्रार जो है उसको चेक करेगा कि हाँ भाई देखें कि सब रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ है नहीं। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया, 14 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को इनकॉर्पोरेट करेगा, और तुम बन जाओगे एलएलपी, तुम्हारा एलएलपी हो जाएगा रजिस्टर्ड, तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो जाएगा, तुमको फिर एक सर्टिफिकेट दे देगा एज एविडेंस कि लो भैया, जो कि कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि तुम्हारा एलएलपी हो चुका है इनकॉर्पोरेट। फिर सेक्शन 13 बताता है रजिस्टर ऑफिस। हर एक एलएलपी का रजिस्टर ऑफिस होता है, जहां भी नोटिस वगैरह एलएलपी के नाम पे आते हैं वो रिसीव होते हैं। ठीक है, हर एलएलपी का एक रजिस्टर ऑफिस होता है जहां उसको सब कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह रिसीव होते हैं, और रजिस्टर ऑफिस क्या है उसका, वो उसको फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर। ये 30 दिन वाली बात नहीं लिखी है तुम्हारे मॉड्यूल में, तो तुम इसको छोड़ सकते हो, मैंने ऊपर में लिखा है, ये सी एस वगैरह में है, सी एस सी एस वगैरह में, तो तुम इसको देख सकते हो, छोड़ भी सकते हो, नॉलेज के लिए तुम याद भी कर सकते हो। लेकिन रजिस्ट्रार को जो है रजिस्टर ऑफिस के बारे में बताना पड़ता है एलएलपी को, अपने रजिस्टर ऑफिस के बारे में। उसके अलावा कुछ चेंजेस भी हुए अगर रजिस्टर ऑफिस में, तो वो भी तुमको रजिस्ट्रार को बताना होगा। सेक्शन 14 बताता है, अब रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसका इफेक्ट क्या होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा तो अब एलएलपी अपने नाम पे केस खा भी सकता है और केस कर भी सकता है। उसके बाद वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, क्योंकि अब वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो चुका है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है उसका। उसके उसके पास कॉमन सील भी हो सकता है, अगर डिसाइड करे तो, अगर वो डिसाइडेड करे तो कॉमन सील भी हो सकता है। एंड डूइंग एंड सफरिंग अंडर दिस एक्ट, ये बात को ध्यान से दो, ये लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है। डूइंग एंड सफरिंग अंडर अदर एक्ट्स एज बॉडी कॉर्पोरेट। डूइंग मतलब फॉलोइंग, यानी मान लो एलएलपी पे एलएलपी एक्ट तो लगेगा, कुछ ऐसे एक्ट्स भी हैं जो बॉडी कॉर्पोरेट पे लगते हैं, तो क्या वो एलएलपी पे भी लगेंगे? द आंसर इज यस, वो एलएलपी पे ही लगेंगे, और एलएलपी को उसको फॉलो करना होगा। अगर वो नहीं फॉलो करेगा तो फिर उस पर पेनल्टी भी लगेंगे, जैसे इनकम टैक्स एक्ट आगे जाके पढ़ोगे, वो एलएलपी पे बोलेगा कि मेरे को इतने इनकम पे इतना दे दो टैक्स, एलएलपी बोलेगा मैं क्यों मानू तेरी बात, तू होदा कौन है बे, मैं क्यों मानू तेरी बात, मेरे को नहीं, मतलब मैं तो भैया अपना एलएलपी एक्ट देखूंगा, उसमें बोला है कोई टैक्स नहीं देना है, भाई मैं नहीं देने वाला। तो भैया चमाट मारेगा इनकम टैक्स, बोलेगा अब तुम बॉडी कॉर्पोरेट हो, तुम पे एक्ट जो बॉडी कॉर्पोरेट पे लगता है वो भी लगेगा, और अगर तुम नहीं करोगे तो तुमको पनिशमेंट होगा। डूइंग मतलब फॉलोइंग, सफरिंग मतलब नॉट फॉलोइंग। अब आते हैं 15, नेम। एलएलपी का नेम क्या होना चाहिए। देखो पहले बात तो एलएलपी के नाम के पीछे एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कुछ भी एक होना चाहिए। यानी अगर मैंने एक एलएलपी खोला, सपोज करो एकेजी, तो मैं अपने एकेजी एलएलपी के नाम के पीछे एकेजी एलएलपी या एकेजी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यूज करूंगा। अगर नहीं करता तो भैया पेनल्टी लगेगा। फिर एलएलपी का नाम कैसा नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल, यानी आलतू फालतू नाम नहीं होना चाहिए, ऐरा गैरा नाम, और आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, या किसी दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट या एलएलपी से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखना, बॉडी कॉर्पोरेट में एचयूएफ इंक्लूड नहीं होता है। सेक्शन 16, रिजर्वेशन ऑफ नेम। अब एलएलपी को अपना नाम रिजर्व करवाना होगा,
क्यों रिजर्व करवाना होता है? देखो मान लो कि तुम एलएलपी, तुमने एक, मैंने सपोज करो मैंने एकेजी नाम सोचा है अपने एलएलपी का। अब मैं जब तक अपने कंप्लायंस कर रहा हूँ, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर रहा हूँ, तब तक कोई और गया और उसने एकेजी एलएलपी नाम से इनकॉर्पोरेट करवा लिया, तो भैया मेरा नाम तो चला जाएगा। इसलिए इस चीज से बचने के लिए क्या करता है लोग, नाम पहले रिजर्व करवा लेता है रजिस्ट्रार के पास, ताकि जब तक मैं अपना कंप्लायंस पूरा करूं तो वो नाम कोई और ना ले ले। तो ये कौन करवा सकता है? ये एक नया एलएलपी भी करवा सकता है रजिस्ट्रेशन के टाइम, या दूसरा एलएलपी भी करवा सकता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अगर वो अपना नाम बदलना चाहे तो। रिजर्वेशन होगा तो चेक होगा कि सेक्शन 15 के हिसाब से कुछ गलत नाम तो नहीं है, सेक्शन 15 इसके ऊपर वाला, कि अनडिजायरेबल तो नहीं है या आइडेंटिकल तो नहीं है। वो जैसे ही रजिस्ट्रार चेक करेगा, अगर उसको लगेगा कि नहीं नहीं है, तो फिर वो 3 महीने के लिए एलएलपी का नाम रिजर्व कर देगा। 3 महीने तक तुमको समय दे दिया, 3 महीने तक तुम आराम से अपना काम करो। लास्ट सेक्शन एलएलपी एक्ट का, और हमारा एलएलपी एक्ट हो गया खत्म। सेक्शन 17 जो सेकंड सबसे बड़ा सेक्शन है, सेक्शन 17 बोलता है मान लो तुम इनकॉर्पोरेट हो गए कोई आइडेंटिकल नेम से। सपोज करो मेरा नाम एकेजी एलएलपी है, और दूसरा एक एलएलपी था पहले से, उसका नाम था एकेजी डॉट, एकेजी एल एल डॉट एल एल पी, एक डॉट का फर्क था। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके क्या बोलेगा कि भाई ये तो मेरा एलएलपी मेरा नाम कॉपी कर रहा है, ये मेरा नाम कॉपी कर रहा है, इसको बोलो नाम बदलने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा एलएलपी को कि भाई 3 महीने के अंदर अंदर अपना नाम बदल, और बदल के रजिस्ट्रार को बताओ 15 दिन के अंदर अंदर। फिर रजिस्ट्रार तुमको नया सर्टिफिकेट दे देगा 30 दिन के अंदर अंदर। क्या क्या बोला मैंने? 3 महीने में नाम बदल, 15 दिन में फिर वो रजिस्ट्रार को बता कि देख मैंने ये नाम ये नाम मेरा रखा है अब, फिर 30 दिन में नया सर्टिफिकेट दे देगा। अब अगर नहीं बदला एलएलपी नाम, तो फिर क्या करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट? अपने खुद ओन मोशन, सुओ मोटो, सुओ मतलब ओन मोशन, खुद ही उसका नाम बदल कर रजिस्ट्रार को बता देगा कि भाई इसका नाम बदल दिया हूँ, ये नाम है। सिंपल। अब एक यहाँ पॉइंट है कि अगर कोई एलएलपी ट्रेडमार्क कॉपी करता है, सपोज करो मेरे एलएलपी का कुछ ऐसा साइन है, ठीक है, दिल नहीं है भाई, स्क्वायर है, स्क्वायर, तुम लोग के दिमाग उस सब में बहुत चलता है। स्क्वायर है, स्क्वायर मेरा एलएलपी का साइन है, मान लो ट्रेडमार्क स्क्वायर, कोई और भी एलएलपी थी उसका स्क्वायर ही था, तो उस सिचुएशन में क्या वो मेरे पे केस कर सकता है? आंसर है यस, केस कर सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सालों तक। मान लो स्क्वायर का इस्तेमाल करके मैंने 3 साल तक चला लिया अपना एलएलपी, और चौथे साल आके बोल रहा है ये मेरा स्क्वायर यूज कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा भाई ट्रेडमार्क पर केस करने का पीरियड है सिर्फ 3 साल तक तुम केस कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। हाँ, नाम पे कभी भी करोगे, नाम पे जब भी उसको लगेगा अरे ये केजी तो मेरे केजी डॉट के जैसा है, तो फिर वो कभी भी आके हम पे केस कर देगा, सीधा बात। और अगर मैंने नाम नहीं बदला तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नाम रख देगा भाई, नहीं तो बदलना पड़ेगा। तो यही है सेक्शन 17, पढ़ लेते एक बार। Where a person approaches to the ministry with a request to LLP is doing business with a name identical that exiting body corporate। बॉडी कॉर्पोरेट पे ये बात लागू होती है, यानी कोई पार्टनरशिप आके नहीं बोल सकता कि वो एलएलपी मेरा नाम कॉपी कर रहा है, या एचसीएफ नहीं बोल सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट यानी कंपनी बोल सकता है, एलएलपी बोल सकता है। समझो इस बात को, यहाँ पर केस स्टडी आकर घुमाया जा सकता है, वैसे आता है इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए प्रोविजंस याद कर लो, इजी रहेगा। जब एक पर्सन अप्रोच करता है मिनिस्ट्री के पास exiting body corporate in such case where central government, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई तुम शॉर्ट मत लिखना एग्जाम में, आईसीआई मार्क्स काट लेगा। मैंने नोट्स बनाने टाइम शॉर्ट लिखा था। where central government found the LLP has identical name or trademark and exiting body corporate, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर टू चेंज द नेम विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर एलएलपी को बोलेगा नाम बदल ले, एलएलपी को उसका नाम बदलना होगा। अगर और जैसे ही नाम बदल लेगा रजिस्ट्रार को 15 दिन में बता दो, रजिस्ट्रार नया सर्टिफिकेट दे देगा तुमको 30 दिन में, सब कुछ ठीक है। अगर तुम नहीं करते हो तब ओन मोशन में वो खुद अपना नाम बदल के तुमको कुछ भी नाम रख देगा, फिर रजिस्ट्रार को बता देगा। फिर ट्रेडमार्क अगर कॉपी हुआ है तो उस पर केस करने का समय बस 3 साल तक है, 3 साल के बाद तुम केस नहीं कर सकते। आधे घंटे में एलएलपी एक्ट खत्म, 6 मार्क्स तुम्हारे अंदर। बस करना क्या, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने। नोट्स में टेलीग्राम लिंक पे नीचे डाल देता हूँ, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। और कुछ अगर
तुम्हें और कुछ चाहिए, अगर कोई डाउट रिलेटेड है तो वो भी तुम मुझे टेलीग्राम कर सकते हो, मैं तुम्हारी क्यूरीज को ले लूंगा। एंड सेकेंड थिंग और कि मान लो तुमने अगर कोई क्वेश्चन लिखा, मान लो सपोज करो एलएलपी का मॉड्यूल से प्रैक्टिस किया, तो अगर तुम्हें चाहिए कि मैं चेक करके बता दूं कि कैसा है, मतलब तुमने कैसा लिखा है, तो वो भी मैं करके बता दूंगा। तुम मुझे टेलीग्राम पे भेज देना कि ये वाला चेक करके भेज दीजिए, तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसा तुमने लिखा है। सब कुछ मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लाऊंगा। 6 नंबर तुम्हारे खत्म होते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। पढ़ते रहिए और सीए, जल्दी से जल्दी सीए बनिए, मिलकर हम लोग बनेंगे सीए।